नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज एक बार फिर से चर्चा में हम मौजूद हैं, जहां पर आज जो चर्चा है वो कुछ ऐसी है कि सियासत में अचानक से सरगर्मी तेज हो गई है। 4 चरण बीत चुके हैं, 5वें चरण का रण अब इंतजार कर रहा है। 20 मई को 5वें चरण का रण होने वाला है, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से कांग्रेस ने पलटी मारी है, यानी ये या कहें कि इंडिया गठबंधन ने पलटी मारी है और पलटी मार के अब इस सियासत में यानी कि 5वें चरण में उन्हें याद आ गया है कि राशन से सिंहासन भी हासिल कर सकते हैं। आज उसी पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर देखा जाए तो अखिलेश यादव मौजूद थे और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे। और आज बहुत कुछ उन्होंने वादे इरादे बरसात की है, वादों इरादों की, और दर्शाए भी हैं कि किस तरीके से हम जीत हासिल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो मंचों से लगातार उनके बड़े नेता कहते आ रहे हैं, राहुल गांधी कहते आ रहे हैं, अखिलेश यादव कहते आ रहे हैं, आज भी उन्हीं बातों को दोहराया गया है। यानी कि साफ कह दिया गया कि 4 जून यानी कि पीएम मोदी की विदाई तय है। आज हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। आज राशन से सिंहासन में हम उनका स्वागत करते हैं, उनका आपसे परिचय करा देता हूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो से मौजूद हैं हमारे सपा प्रवक्ता नितेंद्र यादव जी, साथ में बीजेपी से हमारे साथ श्वेता दुबे जी मौजूद हैं, और राजेश शर्मा जी कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के राज शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के, माफ कीजिएगा, और गौरव चतुर्वेदी जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी मौजूद हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है आज की चर्चा में। शुरुआत हम करेंगे कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस ने आज और सपा ने आज संयुक्त यानी कि इंडिया गठबंधन ने आज संयुक्त एक पत्रकार वार्ता की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज बहुत कुछ दावे किए गए हैं। सबसे बड़ी बात 5वां चरण है। 5वें चरण में अब पूर्वांचल पर कहीं ना कहीं निशाना साधने की कोशिश की गई है, समीकरणों को साधने की कोशिश की गई है। तो राज शर्मा जी, आप हमारे साथ हैं। कांग्रेस से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है तो शुरुआत भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने ही की है, इसलिए हम आपसे शुरुआत करते हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी का सुर अचानक से बदला हुआ था राज जी, और आज वो बातें कर रहे थे जो अभी 4 चरणों तक हमने सुनी नहीं थी। यानी कि अभी तक जिस तरीके से वो कहते आ रहे थे कि जो 5 किलो अनाज है, 5 किलो अनाज क्यों दिया जा रहा है, मतलब लोगों को एक तरह से आपने क्या समझ रखा है। 5 किलो अनाज देकर जनता को गुमराह किया जा रहा है, जनता की भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लेकिन अब जब पूर्वांचल की बात आई तो 10 किलो अनाज यानी 5 किलो बनाम 10 किलो, क्या कहेंगे इस पे? कहता हूं जो मेरी पार्टी है जी, वो कोई जुमलेबाजी वाली पार्टी नहीं, जो कहती है उसे करती है। अब यहाँ पे जब आपने कह दिया कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि 10 किलो अनाज, तो मैं इस बात के लिए एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि यदि आप ही मुझे अपने घर खाने में बुलाएं और 2 रोटी खिला दें और मेरी डाइट हो 5 रोटी की, तो ना तो मैं इधर का ना उधर का। मेरा कहने का मतलब अगर देना है तो भरपेट देना है, अधूरा खाली पेट नहीं छोड़। और दूसरी बात, खड़गे जी का ये भी कहना है कि हम लोगों की कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर आज हम 80 करोड़ को दे रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगले साल 50-60 करोड़ रह जाए, उसके अगले साल हमारा एक टारगेट फिक्स होना चाहिए। अगर हम ये कह देते हैं अगले साल अगर हम ये चीजें दूरी नहीं कर पा रहे, तो मुझे लग रहा है हमें सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि हम अगर 80 करोड़ को दे रहे हैं अनाज कि 80 करोड़ 6 महीने में, साल में, 1.5 साल में खत्म हो जाए। लेकिन मेरा एक बात ये मानना था, जो कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का भी कहना था, कि 5 किलो अनाज में कुछ नहीं होता है। मेरे जैसे इंसान को आप 2 रोटी 6 महीने तक खिलाओगे, मेरी डाइट है 4 रोटी की, तो मैं तो कुपोषण का शिकार वैसे ही हो जाऊंगा। नहीं, लेकिन 5 किलो अनाज पर यूनिट है, 5 किलो अनाज पर यूनिट की बात की गई है ना, कि आपके परिवार में अगर 4 लोग हैं तो 4 यूनिट के हिसाब से 20 किलो हो गया। नहीं तो 20 किलो टोटल हो रहा ना। आप बताइए क्या हो रहा है 5 किलो। और पहली बात तो देखिए, हमारे खड़गे साहब ने भी कहा था कि हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम दे रहे हैं तो एहसानों में दे, हम दे रहे हैं। देखिए, गरीबी नहीं हटती है जल्दी से, ये भी बात सत्य है। मैं आत्मा की आवाज सुन के कहता हूं, मगर एक बात ये भी कही जा सकती है कि अगर दे रहे हो तो बार बार मत कहो। अगर आपने मुझे प्यासे को पानी पिला दिया तो बार बार मुझे दिलाओगे तो मेरा आत्मसम्मान बने। जैसे मैं ये देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री तक कह देते हैं ये जो फोकट का अनाज मिल रहा है, ये नहीं कहना है।
इस अनाज में, इस देश की मिट्टी में, इस देश के सोने में, इस देश के कोयले में, हर खदानों में मेरा या आपका, किसी का भी, सबका अधिकार बराबर है। हम लोग, अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत क्या आ रही है इन दिनों कि जैसे जवाब पेपर मैंने दिया, रिजल्ट मैं अपना नहीं बताना चाहता हूं, मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आप भी तो हाई स्कूल में फेल हुए थे, ये गलत चल रहा है। आज जो भी बात होनी चाहिए, मैं यहां पे, हम टीवी पे बैठे हैं, हमारी जो भी बात होनी चाहिए वो 10 साल भारतीय जनता पार्टी को, देश की जनता ने, मेरी जैसे साधारण इंसान ने और पहली बार वोट देने वाले ने उन्हें चुना था। मैं इस बात को फक्र भी करता हूं कि नहीं, मुझे लेकिन राज जी एक चीज बताइए, अभी 4 चरण बीत चुके, 4 चरणों तक आपको याद नहीं आया, पार्टी को याद, इंडी गठबंधन को याद नहीं आया कि हमें इस तरह की बात मैनिफेस्टो में करनी चाहिए? मैनिफेस्टो में तो कहीं आपने दिया भी नहीं था, इसका जिक्र भी नहीं था। आज अचानक से जब 5वें चरण में पूर्वांचल की ओर रुख किया, तब आपको अचानक से क्यों याद आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि पूर्वांचल की बेल्ट की जब हम बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग गरीब तबके के हैं, ज़्यादातर लोग मजदूर के हैं या मजदूर श्रमिक हैं, उस तबके से आते हैं, क्योंकि पूर्वांचल की बेल्ट की बात करें तो बिहार तक वो बेल्ट जाती है, और जब गरीब तबके, मजदूर तबके की बात आती है तो वहाँ पर अनाज उनके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। और लगातार अगर देखा जाए पिछले 2014-2019 में इसी बेस पे बीजेपी की सरकार बनती आई है। कहीं आपको तो ऐसा नहीं लग रहा कि इंडिया गठबंधन ने भी सोचा कि यार ये दांव हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, हम वहां पर वोटर्स को साध सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं, मेरा एक बात को मानना, और मैं उस बात को कहता भी हूं कि हमारा जो, अगर अच्छा काम हम कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आज की जगह कल नहीं कहना है, आज ही कहना है। खड़गे जी को लगा होगा, मेरी पार्टी के शीर्ष नेता को लगा होगा, लेकिन वही तो बात है ना कि आज अचानक से क्यों लगा, यही बात तो सबसे बड़ा सवाल है। चलिए हम श्वेता जी से जवाब ले लेते हैं, बीजेपी के हमारे साथ प्रवक्ता यहाँ बैठी हैं। श्वेता जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि जो सरकार हमारी है अभी, वर्तमान सरकार जो है इस समय, बीजेपी की सरकार जो है, वो लगातार गरीबों के लिए संसाधन दे रही है, उन्हें अनाज दे रही है, और विपक्ष लगातार अभी 4 चरण तक निशाना साधता रहा। 5वें चरण में अचानक से ऐसा दिव्य ज्ञान कौन सा प्राप्त हो गया कि अचानक से उन्हें लगा कि नहीं, अब हमें भी कुछ करना चाहिए आम जनमानस के लिए? ऐसा तो नहीं कि कहीं 4 चरणों का जो हिसाब किताब जो है उसको लगाने के बाद लग रहा हो कि यार हम कहीं तो लैग कर रहे हैं, कहीं तो कुछ कमजोरी हो रही है? जी, एकदम सही है, और ये अवसरवादिता की राजनीति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। आपके मैनिफेस्टो में नहीं था, आप आज तक इसका विरोध करते आए हैं कि आप जनता को लालच दे रहे हैं, आप उनको अकर्मण्य बना रहे हैं, आप उनको राशन दे रहे हैं, बहुत कुछ हम ये आरोप झेलते आए हैं। और आज अचानक से इनका संयुक्त वो हुआ, प्रेस वार्ता हुई और उसमें ये घोषणा की गई, तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ चुनाव जीतने की रणनीति का एक वो हो सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि ये कभी भी जमीनी स्तर पर उतर सकता है। और मुझे एक चीज और पूछनी है कि इंडिया गठबंधन में तो और भी दल है, तो केवल सपा और कांग्रेस क्यों दिखाई पड़ी, बाकी दल के नेता क्यों नहीं थे उस प्रेस वार्ता में? नहीं, बिल्कुल, ये सवाल हम पूछ लेते हैं। जनता की किसी भी चीज से कुछ लेना देना नहीं है, इनको केवल इन प्रकारेण चुनाव जीतना इनकी रणनीति है, किसी तरह से भी हम चुनाव जीत जाए। आम जनता को क्या परेशानी है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वो कोई विजन इनके पास नहीं है, पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है। और दूसरी बात, भेदभाव, फूट डालना, इसको उसको, जाति जनगणना है, मतलब तमाम तरह की बातें ये कर चुके। नहीं, ये तो फूट डालने की बात तो नहीं, फूट डालने की बात तो श्वेता जी, फूट डालने की बात तो आज खड़गे जी ने भी उठाई है कि थोड़ा सा अगर मंगलसूत्र से और मुस्लिम से, इन सब चीज़ों से बाहर निकले तो देश के बारे में बात करें। ये भी तो आपके बीजेपी पर आरोप लगते हैं, क्योंकि मंचों से प्रधानमंत्री खुद इस तरह की बातें करते रहे। अब देखिए, हम नहीं करते रहे, इनके पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह तो बहुत साल पहले ही कह चुके हैं कि देश के संसाधनों पर वो कह चुके हैं, लेकिन वो शायद बयान भी मैनिपुलेट किया गया था, क्योंकि उन्होंने ये कहा था अल्पसंख्यकों के लिए, और उसमें भी उन्होंने मुसलमानों का जिक्र किया था, लेकिन अल्पसंख्यकों की बात की गई थी। ये तो वही बात हो गई कि जैसे डीप फेक वीडियोस चल रहे हैं, वैसे तो एक तरह से बाद में उसको कहा था अल्पसंख्यक, यानी कि मुस्लिम स्पेशली कहा था। अगर नहीं भाई साहब, ये तो वही बात हुई, अगर ये बोले ठीक है और हम बोले तो वो अपराध में। अरे बहन मेरी, झूठ मत बोलो, आपने पीताम्बर पहना है, ये बात सुन लीजिए, ये देवी का रंग माना जाता है, इसे पहन के। और मेरी एक बात बता दूं, मैं पहले भी कहा था, बहन आप देवी हो, राक्षसों का साथ मत दो, इन राक्षसों ने देख लीजिए,
यहां कहीं नहीं दिख रही है। मैं फिर कह रहा हूं, सच बोलिए, सच को बोलिए, सत्ता आएगी जाएगी। आपके ही नेता कहते थे नहीं ना, राज जी, आप आदरणीय राक्षस अटल किसे बिहारी कह रहे हैं? मैं वाजपेयी। ये पूछना चाहता हूँ, किसे राक्षस कह रहे हैं? जो महिलाओं के उत्थान हाँ, की बात हाँ, करते बहुत हैं, अच्छा। जो नारी शक्ति गरीब वंदन लोगों को अधिनियम शौचालय लाने देते वाले, हैं, नारी जो शक्ति विकास से कार्यों की सुरक्षित बात कर हुई रहे है हैं, बीजेपी अपने मैं की अपने जवाब अपने दूंगा। गठबंधन में नारियों आज का सम्मान करते आज हैं, अपने मेरी रोड बहन शो में बैठी है, नारियों मैं का इनसे सम्मान लड़ूंगा करते नहीं, हैं, वो इनको राक्षस जवाब हो गए? दूंगा। मैं बता रहा हूं, हाँ, जी। आपने अच्छा पूछा। मैं राक्षस उसको जरूर जो राम मानता मंदिर हूं। का निर्माण करवाए वो भी राक्षस? आपकी पार्टी तो मतलब चाहे मेरा आपकी पार्टी तो आप कह रहे राम हैं, फिर मैं सेतु के जवाब खिलाफ दूंगा। खड़ी हुई थी, हाँ? राम सेतु को तोड़ने पे तुली हुई थी, राम के अस्तित्व को ही नकार रही थी। नकार दिया था, क्या 22 मेरी बात वकील सुन लगाए लीजिए? थे इन्होंने। अच्छा, मेरी बात सुन लेंगे थोड़ी? जी। मैं राक्षस, मेरी नजर में वो है, मेरी नजर में राक्षस वो आदमी है जो आदमी किसी लड़की को बेटी कह दे और वो बेटी जब सड़क में अनशन कर रही हो और होमगार्ड उसे पकड़ रहा हो, उसके आंसू ना निकले, मेरी नजर में राक्षस है। मेरी नजर में राक्षस वो व्यक्ति है जो जिसको जानने के बाद कि 63 साल की महिला, 64 साल की महिला जो कि उसकी दादी की उम्र हो गई होगी, उसके संग यौन शोषण करे और मेरा व्यक्ति कह दे, मेरा आदरणीय कह दे कि इनको वोट दो, वो मुझे पड़ेगा। ऐसे लोगों को मैं राक्षस की श्रेणी में लाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं अनुराग भाई, जी। सत्ता आएंगी, सत्ता जाएंगी, बिल्कुल। सत्ता चली, कुछ नहीं फर्क पड़ता। जीवन में आपने, अगर आप 10 साल 15 साल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर रह लिए, गृह मंत्री रह लिए, तो वो एक बराबर होता है। एक बार रहो या 2 बार रहो, आप रह रहे हो। लेकिन एक और बात बता रहा हूं मैं, आप जो कहो उसको आत्मसात करो। ये नहीं कि सुबह का भूला शाम को कल लौटाए। जैसे एक उदाहरण, मेरे देश का प्रधानमंत्री, सारी पब्लिक पूरे विश्व के आगे रोए, ऐसा मेरे देश में क्या मर गया था? कोई रोना था? अगर रोना था तो उस दिन रोते जिस दिन मणिपुर में महिला को नंगा करके नचाया जा रहा था, जा रहे थे। अगर उस दिन मेरे देश का प्रधानमंत्री रोता तो मैं अपनी बहन से नहीं कहता कि देवी राक्षस रूपी लोगों के साथ मत रहो। मजा आता हमारे साथ नहीं ठीक, बिल्कुल सही बात है। हमारे साथ गौरव जी मौजूद हैं। गौरव जी एक सेकंड जिस दिन मेरे देश का वो लड़का जो गोल्ड मेडल लाया था वो सड़क पे रख रहा था, मेरे देश का प्रधानमंत्री उस वक्त रोता, शायद उसके संग मैं भी रोता। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज देवियां राक्षसों के साथ मत दो। गौरव जी, राक्षस की संज्ञा दे रहे हैं बीजेपी को एक तरह से, भले वो खुल के ना कहें, लेकिन राज जी ने बीजेपी को संज्ञा दे दी राक्षस की। अब ये राक्षस वाली बात आ रही है। और दूसरी बात, बीजेपी तो ताल ठोक के कह रही है हम तो शक्ति की आराधना करते हैं, हम तो राम मंदिर का निर्माण करते हैं, हमने तो अयोध्या का निर्माण कर दिया है, भगवान श्री राम को 500 वर्षों के वनवास के बाद लेकर आए हैं। ये किस तरह के राक्षस की बात हो रही है? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस और भाजपा का आपसी मामला है, आंतरिक मामला है, आमने सामने का मामला है। अगर हम पुराने इतिहास को उठाकर देखें तो कई अवसर ऐसे आए हैं जब कांग्रेस की सरकारों में भी इसी प्रकार की बर्बरताएं हुई हैं, चाहे मध्य प्रदेश रहा हो, उत्तर प्रदेश रहा हो, या देश रहा हो, दिल्ली रहा हो, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी ये बातें हुई हैं। ठीक है, राजेश जी जो कह रहे हैं कि महिला के साथ अगर गलत हो रहा है तो हम जिस सरकार के दौरान हो रहा है तो वाकई में राक्षसों की श्रेणी में आएगी। नहीं, लेकिन इनके सहयोगी दल जो हैं गौरव जी, इनके सहयोगी दल जो हैं, आप पार्टी ने आज खुद माना है, आपने भी देखा होगा किस तरीके से आज संजय सिंह ने भी माना और केजरीवाल जी ने भी माना कि उनके यहाँ किस तरीके से एक महिला के साथ मारपीट हुई है। आज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। टीएमसी की अगर बात कर लें तो सहयोगी दल है, टीएमसी की अगर हम बात कर लें तो आपने भी देखा संदेश खाली का क्या हाल है, संदेश खाली भी सामने। सिर्फ बीजेपी पर ही क्यों? मतलब अगर आप देख रहे हैं तो पहले आप अपने घर में भी झांक लेना, आपके सहयोगी दलों में भी ये सब चीजें चल रही हैं। अनुराग जी, मैं बात वही तो कह रहा हूँ जी, मैं बात वही तो कह रहा हूँ अनुराग जी। कांग्रेस की सरकारों में भी हुआ है, समाजवादी पार्टी की सरकारों में भी हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी हुआ, तृणमूल की सरकार में भी हुआ है, और आपकी सरकार में भी हुआ है। कोई भी दल इन चीजों से कभी अछूता नहीं रहा है। जब जब वो सरकार सत्ता में रही है तो राजनीतिक लाभ कमाने की दृष्टि से इन मामलों को दबाया गया। आपके सामने उदाहरण है, लखनऊ का गेस्ट हाउस कांड भी आपके सामने है। मध्य प्रदेश के भी बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं जो आपके सामने है। दिल्ली का जो पहलवान
बिल्कुल उस पे बिल्कुल बैठे थे, बिल्कुल। अनशन पे बैठे नहीं थे। आपने वो आपने भी एक आपके बात, सामने है। गौरव जी आपने जो एक बात बहुत अच्छी उठाई है कि जो आपने गेस्ट हाउस कांड की बात कर दी है, आज गेस्ट हाउस कांड थोड़ा सा आपने जो जिक्र कर दिया वो याद, बहुत बढ़िया आपने याद दिलाया, क्योंकि हमारे साथ सपा प्रवक्ता भी नितेंद्र यादव जी भी यहाँ पे हैं। नितेंद्र जी को जोड़ लेते हैं इस मामले पे। नितेंद्र जी, बहुत बढ़िया इन्होंने बात उठाई है गौरव जी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कि जो महिला उत्पीड़न की बात की जाती है, किसी भी दल की पार्टी मतलब सत्ता में रही हो, कोई भी दल रहा हो, हर दल में ये चीज़ हुई है, चाहे वो सपा की बात करें, बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें। और जहाँ तक गेस्ट हाउस कांड की बात करें, गेस्ट हाउस कांड हुआ, उसके बाद फिर पिछले चुनावों में आप साथ में उतरे, बसपा के साथ आप चुनावी मैदान में उतरे थे। उसके बाद वहाँ मंचों पे हमने देखा बुआ भतीजे का प्रेम देखा, अपार प्रेम देखा। उसके बाद फिर से वो जो जुड़ाव था वो टूट गया। उसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने खुद बीएसपी के जो समीकरण उनको तोड़ने की, उनके वोटर्स को रिझाने की कोशिश की, और सिर्फ इसलिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जो संविधान बनाया गया उसको ध्यान में रखे हैं। और यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि उसकी रक्षा सिर्फ हम कर सकते हैं, मायावती जी नहीं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आपने सवाल तो उठाया, चूंकि आज के मुद्दे से ये भिन्न था, लेकिन चूंकि हमारे चतुर्वेदी जी ने इस बात को उठाया और आपने अच्छी बात की। पहली चीज, घटना और कुछ प्रायोजित घटना में अंतर होता है। एक घटना जो सड़क में दिखाई पड़ रही है कि मणिपुर में क्या हो रहा है, एक महिला जिसका पति कारगिल युद्ध का योद्धा था, फौजी था, और ऐसी एक नहीं अनेक हजारों वहां महिलाएं, महिला किसी फौजी की हो, किसी सामान्य व्यक्ति की हो, सबके साथ जो हुआ, जिसके चलचित्र सामने सड़कों में हर व्यक्ति के पब्लिक डोमेन में दिखाई पड़े। एक घटना होती पॉलिटिकल, जिसको पॉलिटिकल मोटिवेटेड घटना होती है। उस घटना पर स्वयं भुक्तभोगिनी का एफिडेविट है, गेस्ट हाउस कांड में आदरणीय बहन जी का एफिडेविट है, और जहां बाकायदा कोर्ट में इस बात कहा गया कि ये घटना नहीं हुई है, और आदरणीय नेताजी को इस मामले से बाकायदा, और सारे दो लोग इसमें बाकायदा दोष मुक्त हुए हैं। एक चीज, इसलिए उसको घटना नहीं कहा जा सकता है। वो उस समय की भारतीय जनता पार्टी के एक स्वर्गीय नेता जो आज नहीं है, इसलिए उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँ, उनके द्वारा प्रायोजित एक बहुत बड़ा गठबंधन उस दौर में हुआ था। आदरणीय नेताजी, माननीय मुलायम सिंह यादव और आदरणीय काशीराम जी, इन लोगों ने जो पिछड़े दलित का एक समीकरण बनाया था, जिससे भारतीय जनता पार्टी उस समय घबरा गई थी कि यह समीकरण अगर बन गया तो देश में हम लोग कभी सत्ता में नहीं आ सकते। उसको कैसे तोड़ा जाए, कैसे इनके बीच में एक मतभेद पैदा किया जाए, इसलिए आदरणीय बहन जी के मन में एक सत्ता का लूप पैदा किया गया था, और वो घटना को अंजाम दिया गया था। क्योंकि वो एक वाद विवाद जैसी कोई बात थी, वहां एक मीटिंग हो रही थी, कुछ लोग वहां गए थे, और जितने उसमें आरोपी बनाए गए थे, समाजवादी पार्टी में गठबंधन होने से पहले उनमें कई लोगों को बहन जी ने स्वयं अपनी पार्टी से टिकट देकर के सांसद और विधायक बनाने का काम किया था। एक तो ये बात हो गई, इसलिए। और आज देखिए वही फार्मूला आदरणीय अखिलेश जी ने दिया। पीडीए का नारा आते ही आज पूरे देश में एक समीकरण बदल गया, और उस समीकरण के बदलते ही भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के हाथ पांव फूल गए, लोगों की भाषा बदल गई है। अब आते हैं आज के इस मुद्दे पर। देखिए, हमारे घोषणा पत्र, जैसा कि अभी आपने कहा कि ये बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही गई, आज नहीं कही गई। नहीं, आपका घोषणा पत्र या सपा का घोषणा पत्र या एनडीए गठबंधन का घोषणा पत्र, गठबंधन का कोई घोषणा पत्र है नहीं। कांग्रेस का अलग है, सपा का अलग है, सबका घोषणा पत्र अलग है। अनुराग जी, मैं उसी पर आ रहा हूं। इंडिया गठबंधन का कोई घोषणा पत्र नहीं है। सारी राजनीतिक पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, सबके अपने अपने इशू हैं, क्योंकि सब अपनी अपनी विचारधारा के साथ खड़ी हैं। हमने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाए हैं, कुछ विचारधारा के लिए हमने गठबंधन बनाया है, और उस पर जनता का हित सर्वोपरि हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार पहले दिन से हर मीटिंग में एक बात कहते थे कि हम गुणवत्ता भरा आटा और साथ में डाटा, ये बात। और हमारे घोषणा पत्र में भी ये बात कायदा लिखी हुई है कि हम रोटी का अधिकार, महंगाई से निजात पाने का अधिकार, गरीबी से बाहर निकालने के अधिकार, सुरक्षित वातावरण जीने का, इस तरीके की चीजें सामाजिक न्याय के अंतर्गत आती हैं। सुरक्षित वातावरण की बात आपने करी है, यहाँ पे सभी में नहीं। सुरक्षित वातावरण कैसे? अगर आप थोड़ा सा उठा के देख लीजिए इतिहास को, सपा का इतिहास जो है, इतिहास पर आना चाहता हूँ। आप मुख्तार अंसारी हो गए, आप देख लीजिए, आपने बाहुबलियों को टिकट दिया, आप कैसे उस चीज को ब्रजभूषण सिंह कौन है भाई जी? ब्रजभूषण शरण सिंह है ना, कौन है? ये क्या है? संत है, महात्मा है,
नहीं, ये सवाल तो है, लेकिन आपने जो सपा की बात करी ना, उसके बाद में अरे आपकी मैं बात करूं, देखिए अब आपने छेड़ा तो मैं उसको बहुत शांति से जवाब सुनिएगा। ये वही आदरणीय अखिलेश यादव हैं जिन्होंने इन्हीं लोगों की टिकट के सवाल पर अपने परिवार में झगड़ा कर लिया था। बिल्कुल, किसी भी बाहुबली को पार्टी में नहीं आने देंगे। डीपी यादव जी को पार्टी में लेने की बात थी, मुख्तार अंसारी को पार्टी में लेने की बात थी। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जब वो प्रदेश अध्यक्ष हुए, जब उन्होंने सत्ता पार्टी अपने हाथ में संभाली, इन लोगों को पार्टी में नहीं आने दिया और इन लोगों से बबूरे तरीके से किनारा करने का काम किया था। आदरणीय अखिलेश यादव जी का व्यक्तित्व बहुत अलग व्यक्तित्व है, इतना शालीन, इतना साफ सुथरा, इतना बेदाग व्यक्तित्व है। मुख्तार अंसारी के यहाँ क्यों गए थे फिर, ये मुझे बताएंगे जरा? वो एक इंसान थे, व्यक्तित्व है, वो एक इंसान थे, इस देश में सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, उनका परिवार, उनका बेटा, वो एक राजनीतिक परिवार है। और आपने उनके जनाजे में देखा, देश की जनता ने बता दिया कि वो अपने क्षेत्र के मसीहा थे, क्षेत्र के मसीहा थे, जनता ने बताया, हम लोग नहीं कह रहे। क्षेत्र के मसीहा थे। वाह वाह, अरे वाह, मोदी जी, अरे श्वेता जी सुनिए, योगी जी ने बाकायदा श्रद्धांजलि दी, सदन में मौन रखा। अतीक के मामले में भी योगी जी ने भी मौन रखा, सदन में श्रद्धांजलि दी गई है, क्योंकि वो सदन के सदस्य भी थे। इस बात का तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको वह नहीं करना चाहिए था। इससे पता चलता संवेदनशीलता, वो सदन के सम्मानित सदस्य थे। लड़कों से गलतियां, अरे इस पर भी मैं सुनिए, श्वेता जी बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा सवाल उठाया। अब इस पर एक सवाल जवाब ले लीजिए। राज जी मैं जवाब दे देता हूँ। अरे राज जी, मेरी बारी आई है। राज जी मेरी बारी, मुझे जवाब दे देने दीजिए। ओहो, डिबेट हो जाएगी, अच्छी डिबेट करिए, अच्छी डिबेट हो रही है, अच्छी डिबेट हो रही है। श्वेता जी, अरे श्वेता जी आपकी बारी आई, आपने सवाल किया, जवाब में ये बयान मैं आपको अभी सुनवा सकता हूँ। ये बयान आदरणीय राजनाथ सिंह, जो आतंकवादियों के समर्थकों के 9000, अरे सुन लो भाई, ऐसा नहीं होती, ऐसा डिबेट नहीं होती है। आप अच्छी महिला लग रही हैं, भद्र महिला लग रही हैं, ऐसे डिबेट नहीं होती। सवाल करिए, जवाब भी लीजिए। अरे जवाब लीजिए भाई, आपने सवाल किया, पा रहे हैं। अरे सवाल का जवाब दे लीजिए, गुमराह हो जाएगा, पब्लिक के पास आवाज नहीं जाएगी। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने बाकायदा 2016 में महबूबा के साथ भारतीय जनता पार्टी की सम्मिलित सरकार में कश्मीर के अंदर यह बयान दिया था और आतंकवादी घटनाओं में सम्मिलित 9730 मामले वापस लिए थे और यह कहा था लड़के हैं, गलती हो जाती जो आतंकवादी घटनाओं में। आपका डाटा है, आपका रिकॉर्ड है, और मैं अभी सुना सकता हूं, इसी वक्त राजनाथ सिंह का बयान सुना सकता हूं, आप सुन लीजिए। को डिफेंड करते अभी सुना दें। क्यों तोड़ते? भारतीय जनता पार्टी झूठ के लिए जानी जाती है, दूसरे के बयान को तोड़ करके दूसरे का कहना। अगर आपके पास ये बयान हो तो सुना दीजिए, मैं आपको चैलेंज करता हूं इसी वक्त। नहीं, जवाब लेते द्विवेदी जी के शहर से हूँ, मुझे आप बता रहे हैं कि गलत, आपने सब कुछ गलत पढ़ा हुआ है भाई साहब। जाइए पहले अपना अध्ययन। अच्छा, मैं अभी आपको चैलेंज करता हूं, मैं अभी इसी वक्त वो बयान सुना सकता हूं राजनाथ सिंह का। आप नेताजी का बयान सुना दें। आपका गलत बयान, अरे आप सुना दो, मैं अभी राजनाथ सिंह का बयान आपको सुनाता हूं। अच्छा, एक चीज सुनिए, एक मिनट, एक चीज बताइए। अरे राजनाथ सिंह का बयान है, ऐसे आलू में सोना डालो, आलू निकालो, मोदी जी का बयान आपने राहुल गांधी के नाम पे चिपका दिया। दिन भर अभी वो हेलीकॉप्टर से बाई रोड आते हैं आपके नेता। क्यों ऐसी बातें करते हो, क्यों ऐसी बातें करते हो? वो प्रधानमंत्री वो हेलीकॉप्टर से बाई रोड चले आएंगे अभी आपके पास। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, देखिए मुद्दों से भटक रहे हैं आप सब। देखिए चक्कर क्या है, देखिए अगर आप किसी पे लांछन उठाएंगे, कोई भी पार्टी, देखिए कोई भी अछूता नहीं है। राजनाथ सिंह की बात नितिन जी आपने की, और आपको बता दें मुख्तार अंसारी का जो जिक्र चल रहा है, मुख्तार अंसारी के घर से उस समय जो डीएसपी थे शैलेंद्र तिवारी, उन्होंने खुद जो वहां शैलेंद्र सिंह ने वहां से एलएमजी बरामद की थी। एलएमजी किसके पास होती है? आम इंसान के पास। एलएमजी का लाइसेंस किसको मिलता है? आम इंसान के पास। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो आज मुख्यमंत्री हैं, इनके काफिले पे हमला हुआ था, वहां पर हमला किसने कराया था ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। देखिए लांछन कोई भी हो। और रही बात बीजेपी की, ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी अछूती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी भी अछूती है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी, नहीं ऐसा नहीं है। राज जी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है। राज जी सुन लीजिए, ऐसा नहीं है कि कोई अछूती नहीं है, कोई अछूती नहीं है। बात सिर्फ ये है कि राजनीति में अगर
साफ सफाई के साथ, ईमानदारी के साथ राजनीति की जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। नितिन जी थोड़ा सा आवाज कम कर लीजिए इसकी। देखिए सीधी सी बात है, आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा सिर्फ ये है कि बीजेपी जिस चाल के साथ चल रही थी पिछले 2014-2019 से, जो राशन दिया जा रहा था, अब अचानक पूर्वांचल की तरफ रुख कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जो कहा गया है कि आरक्षण और संविधान को बचाने की बात की जा रही है। पर आज जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आरक्षण और संविधान दोनों कैसे खतरा है? क्योंकि खुद जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं, अमित शाह हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, वो तो खुद मंचों से और कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं आरक्षण खत्म नहीं होने वाला है, बीजेपी आरक्षण का संरक्षण करेगी। आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा, मुझे इसका बता दीजिए। और संविधान कोई माई का लाल परिवर्तित नहीं कर सकता, यह भी कहा गया है। मैं जवाब देता जी राजी। पहले तो मैं एक बात कह दूं कि देश की जनता को जो अनाज मिल रहा है वो कानून कांग्रेस के द्वारा बनाया गया राइट टू फूड, उसके तहत मिल रहा है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी ने एहसान नहीं करा। दूसरी बात, आपने कहा प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, अब मैं 3 बात पूछ रहा हूं। कर्नाटका में गए, प्रधानमंत्री जी ने कहा सारी सीटें दे दो, इसको देश का नंबर 1 राज्य बना दूंगा। उड़ीसा में गए, कहा मुझे सीट दे दो, ये पूरी सीट दे दो, उड़ीसा को देश का सब नंबर 1 राज्य बना दूंगा। अमित शाह जी गए तेलंगाना में, तब 10 सीट दे दो, हम इनको देश का पहला राज्य बना देंगे। मुझे अब ये बता दीजिए आप, क्या ये 3 राज्यों को पहला राज्य बनाएंगे? इनकी क्रेडिबिलिटी घट गई अनुराग भाई। बेसिकली क्या है, पब्लिक इनकी बात को अब यकीन ही नहीं कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने सबका बहुत गलत है। मैं जरा राजनाथ सिंह जी का बयान सुना देता हूं, जो कि एक मिनट याद है। अभी प्रधानमंत्री जी का बयान है। राज्य 1 मिनट सुनिए, राज्य 1 मिनट ये राजनाथ जी का बयान जरा सुनवा देता हूं। समझते हुए स्टोन पेल्टिंग को लेकर जो बच्चे गुमराह हुए थे, जिन बच्चों ने जाने अनजाने कोई यदि गलती कर दी थी, तो यह फैसला हम लोगों ने किया कि ऐसे सारे स्टोन पेल्टर जो सारे जो असंगठन हैं उनके केसेस को वापस ले लिया जाए, केसेस को वापस ले लिया जाए। जो बच्चे आतंकवादी गतिविधियों में जम्मू कश्मीर में लिप्त है, और 1-2 मामले नहीं, नितिन जी 9,730 मामले। नितिन जी पहली बात तो ये, मैं थोड़ा सा ये जो बयान है उसको मैनिपुलेट आप लोग कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए, मैंने भी सुना है, इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट किया गया है। देखिए स्टोन पेल्टिंग की जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बच्चों को भड़काया गया है, बच्चे भड़काए गए, वहां पे उनको भड़काने की कोशिश की गई है। चलिए गौरव जी, नहीं गौरव जी हमारे साथ है। गौरव जी आपने सुना, नितिन जी ने बयान सुनाया राजनाथ सिंह जी का। आप कितना राज जी 1 मिनट, मैं आपके पास वापस आऊंगा। गौरव जी जो बयान आपने सुनाया नितिन जी के, आपने सुना दिया, आपने सुन भी लिया, क्या ये आतंकवादी घटना आप इसको मानेंगे जो कहा गया? क्या आपको नहीं लगता कि मैनिपुलेट किया गया? क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने साफ ये कहा कि जो बच्चे भटक गए, जिनको भड़काया गया, जिन्होंने स्टोन पेल्टिंग की कोशिश की या उन्होंने स्टोन पेल्टिंग की, उनके सुधार के लिए एक तरह से हम उनका केसेस वापस लेते हैं। क्या ये उनके उत्थान का और कदम था, या फिर ये आतंकवादी घटना को सपोर्ट किया गया बीजेपी की तरफ से? गौरव जी, अनुराग भाई आप ला दो, आप तो मीडिया हो, आप मैं वही तो पूछ रहा हूँ, गौरव जी से मैंने इसीलिए पूछा, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैंने उनसे इसीलिए पूछा कि इस घटना को आप कैसे देखते हैं? आतंकवादियों के सपोर्ट में, आतंकवादियों का सपोर्ट किया गया है, आतंकवादियों के साथ मिलकर के, नितिन जी मैं पूछ रहा हूँ, पत्थरबाजी करते थे पुलिस के ऊपर। नितिन जी मैं पूछ रहा हूँ, हाँ, तो ये क्या था कि ये बीजेपी की तरफ से जो राजनाथ सिंह ने जो किया है, ये इसको आप सही मानते हैं कि आतंकवादी घटना हो या फिर स्टोन पेल्टिंग जो की गई है वहां पर हमारे जवानों के ऊपर, वो सही थी? उनका केस वापस लेना सही था, कि या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो सही है? नहीं अनुराग जी, कई बार समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन घटनाओं के पीछे 2 मंतव्य होते हैं। एक तो वो घटना होती है जहां पर बहला फुसलाकर भटकाकर कोई घटना घटित करवा दी जाती किसी भी व्यक्ति के माध्यम से, और एक दूसरी घटना होती है जो एक सोची समझी साजिश और रणनीति के तहत होती है। कोई भी सरकार हो, चाहे वो राजनाथ सिंह रहे हो या कोई भी सरकार रही हो, उन्हें इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय लेते समय उसकी वस्तुस्थिति को समझना चाहिए और उसके बाद निर्णय लेना चाहिए। अगर युवा गुमराह हो रहे हैं, हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं, पंजाब में आतंकवाद रहा, कश्मीर में आतंकवाद रहा, वहां भी जो आतंकवादी घटनाओं में लिप्त रहे थे उन्हें वापस
रास्ते पर लाने की कोशिश की गई। नक्सली मूवमेंट जिन राज्यों में चल रहे हैं वहां भी नक्सलियों को सामान्य जनजीवन में लाने का प्रयास किया जाता है। अगर इस घटना में भी इसी तरह की कोई बात सामने आती है, अगर बहला फुसलाकर या भटकाकर किसी तरीके का कोई कृत्य हो रहा है, तो उन युवाओं को वापस मुख्य धारा में जोड़ना तो उचित है, लेकिन अगर सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र के तहत अगर कोई काम किया जा रहा है तो ये निहायत ही गलत मानेगा। श्वेता जी क्या कहेंगे, क्योंकि जो आरोप है उसके बयान भी सामने सुना दिए गए, क्या कहेंगे इसको लेके? क्योंकि नहीं, क्योंकि इसलिए मैं देखिए एक चीज सवाल मेरा और भी इसी में जुड़ा हुआ, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं गौरव जी, उन्होंने एक चीज कही कि जिस तरह से पंजाब में आतंकवाद ने सिर उठाया, हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा, नक्सलाइट्स को भी देखा, इसी तरह इस समय एक और मुद्दा बहुत गर्म है खालिस्तानियों का, खालिस्तानी आतंकवादियों का। उनको लेकर क्या कहेंगे आप, क्योंकि अब तो सत्ता में आप हैं 10 सालों से? देखिए, हम किसी भी जो देश विरोधी तत्व है, राष्ट्र विरोधी तत्व है, उनका सफाया हम पूर्ण रूप से करेंगे और बहुत कठोर कदम उठाएंगे। अब जो राष्ट्र के अंदर मणिपुर में क्या हो गया, तो मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में आपने क्या कठोर कदम उठाए? वहां पर जो मैती समुदाय है, कुकी समुदाय है, उसके बीच में क्या कदम उठाए? वहां तो विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक आवाज नहीं निकली, एक शब्द नहीं निकला मणिपुर के लिए। सवाल बीजेपी से मत करो भाई साहब, पहले आप या मैं बोल लूं या जी बीजेपी पर रुक जाइए राज जी, रुक जाइए जी। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मैंने ये मुद्दा नहीं कहा था। इन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षित समाज की बात की थी, तो जो बदायूं का बलात्कार कांड हुआ था उस पर माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। मैंने मणिपुर का वो किया था, इन्होंने मणिपुर का हटा दिया और उसको कहां से कहां ले गए। मैं इस परिप्रेक्ष्य में बोल रही थी। श्वेता जी छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, थोड़ा सा आगे बढ़ के एक नई कहानी पे नजर डाल लें। मणिपुर की बात कर ले, कर्नाटका में बात कर लीजिए, कर्नाटका में बात कर लीजिए। श्वेता जी, जिस संदर्भ में आपने नाम लिया नेताजी का, जिस घटना पे कहा था, आपको शायद उस मुकदमे का पता नहीं है। उस मुकदमे में भी उस परिवार ने एफिडेविट दिया, घटना फेक थी और कंप्रोमाइज हुआ था। इस संदर्भ में नेताजी ने बोला था कि अगर तमाम समाज में मैनिपुलेटेड घटनाएं होती हैं, तमाम सरकारें होती हैं, एक दूसरे को फंसाने के लिए ऐसे घटनाएं होती हैं, वहां कहा जाता है कि अगर किसी से गलती हो गई है तो चलिए क्षमा किया जाए। आप 900 मुकदमे वापस ले लो, आप करें तो लीला और दूसरा अगर करे होम करे तो उसको भी बताएंगे कि आग लगा रहे हैं। ये ऐसी बातें मत कहिए श्वेता जी। यादव जी एक बात कहिए जी बोलिए। यादव जी हम लोग भाई की बात, अरे बहन जरा भाई की बात सुनो। अरे बहन मैं हाथ जोड़ रहा, भाई की बात सुनो। यादव जी ये हमारी बहन है, हम जिस पार्टी से आते हैं वो चरित्र सिखाता है। हम जिसको माँ, जिसको बेटी, जिसको बहन कह दो उसका सम्मान करो। मैं चैनल पे कहता हूं दीदी मेरी बहन मां का रूप होती है। आप जितना झूठ बोल सको बोलो, हम भाई कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हाथ जोड़ के कहेंगे देवी राक्षसों का साथ छोड़ दो, राक्षसों का साथ छोड़ दो, आप लोगों के राज्य में महिलाएं कभी सुरक्षित नहीं थी। अच्छा एक चीज, अच्छा राज जी थोड़ा शांति धरें, थोड़ा शांति धरें। श्वेता जी अभी आज जो बयान सामने आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के, मैं उस पर बात कर लेता हूं। चलिए आज ये मुद्दा भटक रही है बहस। श्वेता जी बीजेपी पर आज फिर आरोप लगाया है, कि भाजपा के लोग जो हैं वो नामांकन दाखिल नहीं करने दे रहे हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को डराया जा रहा है। आपके जो हैदराबाद की जो भाजपा प्रत्याशी हैं वहां पर मुस्लिम महिलाओं का बुर्खा उठा कर उनका चेहरा देख रही हैं। यानी कि एक तरह से किस तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है, क्योंकि इस बार अभी चौथे चरण में भी हमने देखा कि कई जगह झगड़े हुए हैं, कई जगह बस्तों को लेकर झगड़े हुए हैं, और उसके बाद जो आरोप लग रहा है वो आरोप में कितनी सच्चाई है? करती है उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है और गलत प्रचार है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी 13 तारीख को हमारे यहाँ भी चुनाव हुए, पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण हुए, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ मुस्लिम मतदाता नहीं है या कुछ तो ऐसा नहीं है। वाराणसी में नॉमिनेशन करने क्यों नहीं दे रहे हो बहन? नॉमिनेशन क्यों नहीं करने दे रहे हो? नॉमिनेशन हो गया राज जी, नॉमिनेशन हो गया है राज जी, नॉमिनेशन हो गया। पहले सुन लो जी, दोपहर 3 बजे के बाद नॉमिनेशन हुआ है सर। जाते हैं, कांग्रेस की पुरानी आदत है, 70 सालों की आदत धीरे धीरे जाएगी।
ये मेरी बहन देवी रूपी ये राक्षस, देखो जब आपके ऊपर से मेरी बहन राक्षसों का मोह भंग हो जाएगा। अरे आप भाई देश की साहब, पत्नी- अब राजी राक्षसों राजी को- राजी 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 जब राजी देवियों पे राक्षस हावी हुए, देवियां पहाड़ पे गई, लेकिन राक्षसों का नाश हुआ। राजी हर एक समय सनद रहे। राजी 4 जून को दुनिया में कोई चीज हो जाए, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। मतलब दुनिया ये में ये कुछ हो ये जो जाए। ये जो इस समय कांग्रेस ने नारा दिया हुआ है, इंडी गठबंधन ने नारा दिया हुआ है, नितिन जी भी बैठे। नितिन जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप मतलब लोग किस यही बता दें कि श्वेता कौन जी बनेगा, एक जी नाम बता दें। श्वेता जी एक मैं मिनट, श्वेता जी संतुष्ट हो श्वेता जाऊंगी। जी मेरा सवाल मुझे सवाल ले ऐसा लीजिए। नजर लग नितिन जी जाएगी अगर बता नितिन जी दिया। राजेश जी नितिन जी, आप दोनों यहाँ नजर पे लग हैं, दोनों जाएगी। सहयोगी दल हैं। मेरा सीधा सा सवाल है, किस बेस पर और किस बात पर आप गारंटी के साथ, क्योंकि आपके जो नेता हैं वो भी मंचों से कहते हैं ताल ठोक के, राहुल गांधी जी भी कई बार कह चुके हैं कि मोदी नहीं आ रहा, गारंटी है, लिख के ले लो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि किस बेस पे कह रहे हैं, क्योंकि आज खड़गे जी कह रहे हैं 200 के पार भी नहीं होंगे, अखिलेश जी कह रहे हैं 140 मिल जाए बहुत बड़ी बात है। क्या गारंटी है, किस बेस पे कह रहे हैं? गारंटी है कि देखिए, बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हमेशा देखा जाता है। जैसे हम यूनिट टेस्ट देते हैं स्कूल में, तो लगातार जो हमारा यूनिट टेस्ट होता है उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है, ये तो रिपोर्ट का उसमें बुलंदा है भाई अब साहब। हमसे सवाल हो रहा है भाई, हम जवाब दे रहे हैं। बहन आप मत बोलो आज। अब बहन, आप म्यूट मत करा बोलो, दीजिए, बहुत देवी अच्छी रूपी। मैं जवाब आपका दे रहा हूँ। श्वेता जी रुक जाइए, जवाब ले लें, जवाब डिबेट अच्छी जी, डिबेट जी, करिए, नितिन अच्छी जी, डिबेट, नितिन जी। अच्छे तो उस पर रिपोर्ट कार्ड होता है। तो देखिए, अभी भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा उसका मैं आपको उदाहरण देता हूं, उनके रिजल्ट का। उसके आधार पर मैं बताता हूं संख्या क्या आएगी और इस संख्या पर क्या कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जब बंगाल जाते हैं तो वो नारा देते हैं कि 200 पार। रिजल्ट क्या आता है? 73 सीटें। फिर वो दिल्ली में आते हैं, 45 पार। सीटें कितनी मिलती हैं? 3। फिर वो कर्नाटक जाते हैं, वहां नारा देते हैं, महाराष्ट्र में नारा देते हैं, मिजोरम में नारा देते हैं, सभी जगह जाते हैं और एक संख्या बताते हैं कि इतनी सीटें पार। उसका ये एवरेज मैंने निकाला इन 8 राज्यों का, उसका एवरेज आता है रिजल्ट 27%। इन्होंने नारा दिया कि महाराष्ट्र झारखंड में गए 65 पार, रिजल्ट आया 23, यानी 35% रिजल्ट आया। बंगाल में 200 पार, रिजल्ट आया 73, यानी 36% रिजल्ट। कर्नाटका में 130 पार, 65 यानी 50। 1 मिनट में रिजल्ट, 1 सेकंड में। इसी तरीके से हरियाणा में 75 पार, 40% रिजल्ट। दिल्ली में 45 पार, 8 सीटें। मिजोरम में 21 पार, 1 सीट, यानी कि 2% रिजल्ट। और मेघालय में 25 पार और 2 सीटें, यानी टोटल 8 राज्यों का औसत आया 27%। 400 पार का 27%, 109 सीटें आ रही हैं। अब 109 सीट पे कोई प्रधानमंत्री बनता हो तो मुझे बता दीजिए। चलिए ये है इनका रिपोर्ट कार्ड। इसलिए हम लोग कहते हैं, और जो 3-4 चरणों का परिणाम आया है, मैं श्वेता जी से दावे से पूछ रहा हूं कि कल जो हुआ, श्वेता जी, कल जो चौथे चरण के 13 सीटों में उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, 13 सीटों में जरा कोई 5 सीटों के नाम बता दीजिए जो जीत रही हो भारतीय जनता पार्टी। मैं कोई एक सीट बता दीजिए दावे के साथ। मैं बता रहा हूँ, अकबरपुर समाजवादी पार्टी जीत रही है, कन्नौज हम जीत रहे हैं, इटावा हम जीत रहे हैं, पिछड़ी हम जीत रहे हैं, फरुखाबाद हम जीत रहे हैं। आप बताइए। नहीं, आपके तो अखिलेश जी कह ही रहे हैं, अखिलेश जी तो आज दावे के साथ कह रहे हैं ना कि 79 सीटें ही हम जीत रहे हैं यूपी में। उन्होंने सीधे कह दिया गठबंधन। तो अच्छा, ये आंकड़े जो हैं, आंकड़े तो खेल है, आंकड़ों का खेल है, आंकड़े तो खेल है। गौरव जी जीतने वाले अब क्या क्यों नहीं, गौरव जी, जो आंकड़ों का खेल है, जो समीकरण साधने का खेल है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज 79 सीटों की, आज 79 सीट जीतने का बखान कर दिया है अखिलेश यादव ने। कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि आंकड़े अभी समीकरण जो है नितिन यादव जी ने भी गिना दिए हैं परसेंटेज के हिसाब से। क्या 109 सीटें मिलेंगी केवल बीजेपी को? 111 आई थी, अब की क्या है देखिए। नहीं, गौरव जी से पूछ लेते हैं, क्या गौरव जी जो आकलन नितिन जी ने दिया सिर्फ 109 सीटें ही आएंगी? नहीं अनुराग जी, हर राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ता है, हर प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। परिणाम जो आते हैं वो अलग रहते हैं, क्योंकि जनता का मूड, पार्टी की रणनीतियां और नेतृत्व जिस तरीके का सामने आता है वो चुनाव के बेहतर परिणाम की ओर ले जाता है। क्या रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, क्या जनता का मूड है, इसे भाप पाने में अभी भी पूरा देश असफल रहा है। कई मीडिया विश्लेषक
इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। और जिस तरीके से हम परसेंटेज को गिरता हुआ देख रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज जो डाउन होता हुआ जा रहा है, वो कई बार अजीब तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हम अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव की, तो हमें उस ट्रेंड को देख करके और इस चुनाव के ट्रेंड को देख करके बहुत अंतर महसूस हुआ है। आम जनता जहां पीड़ित है, परेशान भी है, वहीं सरकार के कामों से खुश भी है। अब वो जनता किस तरीके से अपना मैंडेट देती है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, और वो सरकार बनाए जाने की दिशा में काम करेगा। अगर विपक्ष आम जनता की भावनाओं को उभार पाया तो स्वाभाविक तौर पर विपक्ष जो कह रहा है वो अपनी उस बात पर वो सफल हो जाएगा। और सरकार जिस तरीके से काम कर चुकी है, सरकार जैसे भी मतदाताओं के मन में अपने प्रति विश्वास को जगाए रखेगी, उससे उनको भाजपा को लाभ मिलेगा। तो देखना है कि जनता किन मुद्दों पर कितना वोट करती है और कैसे वोट करती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। राजनेताओं के आंकड़ों पर जाना अभी बेमानी बात। अच्छा श्वेता जी, एक चीज मुझे बताइए, जब राशन की बात होती है, विपक्ष ने भी आज दांव खेल दिया है, इंडी गठबंधन ने भी 10 किलो राशन की बात कर दी है। मेरा सवाल बीजेपी से है। जब राशन की बात होती है तो एक दौर था जब कांग्रेस के समय में हमें केरोसिन भी मिलता था राशन में, हमें शक्कर भी मिलती थी राशन में, एक वो दौर था। आज दौर में क्या मिलता है? आज के दौर में गेहूं, चावल और बाजरा, और अब तो इस महीने की अगर बात करें, इस महीने से तो बाजरा भी बंद हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह, जो अनाज आप दे रहे हैं, जो अनाज बांटा जा रहा है राशन केंद्रों से, सही से आपको बताऊं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से, कि वो राशन आम जनमानस बेच रहा है। 18 रुपए किलो बेच रहा है, 20 रुपए किलो बेच रहा है। जगह जगह हर गली कूचे में कबाड़ वाले, फेरी वाले वहां पहुंच रहे हैं, मोटा अनाज बेचने की बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, ये जो प्लानिंग है आपकी, जो प्रक्रिया, क्या इसकी मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? क्योंकि कई जगह सवाल हमने ग्राउंड जीरो पे भी देखा, लोगों से बात करी, कोटेदार जो राशन का कोटेदार हैं वो कहीं ना कहीं पर यूनिट में 1-2 किलो निपटा भी रहे हैं। अभी भी ये हाल चल रहा है। कहीं आपकी जो ऑपरेटिंग मशीन है वो काम नहीं कर रही है, कहीं काम कर रही है तो पहले से कुछ और बांटा जा रहा है, कुछ और निकाला जा रहा है। और सुविधा शुल्क भी 10-10 रुपए अभी भी कोटेदार आपके ले रहे हैं ग्राउंड जीरो पर। इस पर थोड़ा सा मुझे प्रकाश डाल दीजिए। ये जो धांधली चल रही है, इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किस पे है? देना भी बंद कर दिया, जो कहीं भी ले सकते थे और अब अपने गांव में लो जाते। अपने गांव में। और सबसे बड़ी चीज, एक और सवाल, एक सवाल और भी है। आंगनबाड़ी जहां पर जो महिलाएं हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके नाम नोट किए जाते हैं, सरकार उनको भी कहीं ना कहीं दलिया, राशन और ये सब देने की बात करती है बच्चों के नाम पे, महिलाओं के नाम पे। वो तो 2-2 महीने, 3-3 महीने का पेंडिंग पड़ा है। सरकार कहती है कि हमने तो भेज दिया, तो फिर आंगनबाड़ी में वो राशन क्यों नहीं मिल पा रहा गरीब तबके को? इस पर जरा जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। सरकार कह रही है मैंने दे दिया है। हाँ। अब ये निचले स्तर पर हो रहा है, और ये नहीं है कि सारी जगह किसकी है मॉनिटरिंग की? निचले स्तर भाई, केंद्र में आप, प्रदेश में आप, तो मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी किसकी? लेकिन मैं बता रही हूँ, जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू जहां पर ये मॉनिटरिंग मशीन लगी हुई है उसके बगल में एक नंबर भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप इस नंबर पर कॉल करें। अब ऐसे तो नहीं हो सकता है कि हर जगह सरकार, जब तक कंप्लेन नहीं होगी, जब तक सरकार तक सूचना नहीं पहुंचे, कैसे होगा? एंकर महोदय बोल रहे हैं, अनुराग भाई, इससे बड़ी कंप्लेन चाहिए मेरी बहन। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए, नहीं श्वेता जी, मुझे जरा बता दीजिए कितनी शिकायतों पर जांच हुई है? क्योंकि हर बार एक चीज कही गई, हम जांच करेंगे। कितनी शिकायतों पर एक्शन हुआ है? कोटेदार निलंबित हुए हैं, मैंने करवाए हैं, खुद करवाए हैं, 3 करवाए हैं। अरे वो पैसे जागरूक होना पड़ेगा। अच्छा, मुझे एक चीज बता दीजिए। अच्छा, मुझे जल्दी से एक चीज बता दीजिए। सारी चीजें की बात छोड़ दीजिए, जांच का विषय ये तो चलिए, मैं ग्राउंड लेवल की बात कर दूं। जो वीडियो वायरल होते रहे स्वास्थ्य महकमे को लेकर, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों से ठेले पर मरीज को लेकर जा रहे हैं, कहीं लोगों को स्ट्रेचर नहीं मिल रहे हैं, कहीं एम्बुलेंस खराब हो जा रही है, कहीं धांधली हो रही है। अभी भी, आज भी मैनपुरी का आपको मामला बता रहा हूं, आज की बात है। मैनपुरी में एक 5 साल की छोटी, 5 दिन की छोटी बच्ची को एक मानक विहीन अस्पताल के डॉक्टर ने कहा कि उसको धूप में दिखा दीजिए, जॉन्डिस हुआ, धूप दिखा दीजिए, और तब तक उसको धूप दिखवाई जब तक उस बच्ची की मौत नहीं हो गई। अब आप ये बताइए, फोन पर हमारे साथ सीएमओ मैनपुरी जुड़े हुए थे, मैंने उनसे सवाल खुद पूछा, वो सवाल एक सुनने के बाद कि जांच करेंगे, उसके बाद उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अब आप ये बताइए, कौन जांच करेगा? जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी जब जांच करने, सवाल करने से भागता है, तो जांच कौन करेगा? मुझे बता दीजिए।
राजीव उनको गांधी ही करना साहब चाहिए और उनकी क्या तो जवाबदेही है। श्वेता बहन ये तो क्या तो गलत राजीव बात है गांधी साहब और करेंगे? निश्चित रूप से इसके ऐसे खिलाफ बोलिए, कड़ा तो एक्शन होना राजनीति को चाहिए। देखते और रही बात ये मैनपुरी की थी, वहां के डॉक्टर साहब ने कहाँ से पढ़ाई करी थी ये भी पता चलना चाहिए ना। हाँ ये हाँ, पूर्व बता दो सर, सरकार- मेडिकल कॉलेज। स्वास्थ्य अच्छा, ये मंत्री काम कौन किसका है? पता स्वास्थ्य करने मंत्री कौन का? है क्या श्वेता जी? होता जी, आप स्वास्थ्य ऐसे मंत्री सवाल की करें, राजनीति अब थोड़ी कहाँ हुई से है, पढ़ाई उनको की थी, डिग्री मिल गई। किसने भर्ती आपके किया था, राज्य में मिली थी। सस्पेंड कौन करेगा? तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे तो हैं, चलो सपा के ये प्रवक्ता। हम पता करेंगे क्या? क्या जवाहरलाल नेहरू चलिए साहब पता चलिए करेंगे? चलिए जल्दी से ऐसे गैर चलिए, जिम्मेदार चलिए, बड़ी चलिए। बात है भारतीय जनता पार्टी। नहीं चलिए ये तो देखिए वक्त बता ही देगा, क्योंकि देखिए आरोप प्रत्यारोप की फेहरिस्त जो है ना बहुत लंबी है। श्वेता जी मेरे पास भी ऐसे ऐसे सवाल है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे हम लोग जाते हैं और हमारे साथ गौरव जी भी वो भी देखते होंगे। बहुत सारी लूप होल्स हैं, बहुत सारी चीजें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र सरकार की नीयत नहीं है, प्रधानमंत्री की नीयत नहीं है, मुख्यमंत्री की नीयत नहीं है, लेकिन जो नीचे लेवल के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उन पर नजर रखने की जिसकी जिम्मेदारी है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करना कि मैनपुरी में हुआ तो वहां के लोग जाने क्यों, क्योंकि मैनपुरी यादवों का गढ़ है, यानी कि अखिलेश यादव का गढ़ है, तो अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है। दूसरी बात जो नहीं भैया, नहीं, वहाँ पर जयवीर सिंह मंत्री हैं, वहाँ मैनपुरी सदर से विधायक मैं वही हैं, कह रहा हूं और नीतीश जी। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, कैसे आप कह देते हैं गढ़ है? अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी वहाँ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हुए हैं। बीजेपी के लिए वो कांग्रेस पार्टी के, सपा के। देखिए भाई साहब, मैं सबसे बड़ी बात ये चलिए वहाँ भी भैया लोग- चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होने वाला है अब 5वें चरण में, क्योंकि पूर्वांचल की ओर हम रुक कर चुके हैं। पूर्वांचल में अवध बुंदेलखंड का 20 तारीख को अभी चुनाव है, उसके बाद फिर 2 चरण बाकी हैं। 2 चरणों में क्या कुछ होगा देखते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। श्वेता जी, जितेंद्र जी आपका, नितिन जी और राज शर्मा जी, गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए चर्चा में। तो आज हमने जानने की कोशिश की कि राशन से सिंहासन तक का जो रास्ता चुना है कांग्रेस ने और इंडी गठबंधन ने खास तौर से, वो कितना फलने वाला है, क्या जनता इनके लुभावने वादों में फंसने वाली है, ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी 3 चरण बाकी हैं और 3 चरणों के बाद 4 जून को फैसला बता ही देगा कि किसकी सरकार आने वाली। फिलहाल आपकी तरह हमें भी इंतजार है, क्या राशन का दांव चल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आप देखते रहिए ABC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।